नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब राजी खुशी से होंगे। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी अब 80 की दशक की है। कहानी तो पुरानी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ये कहानी पढ़ा ना तो मैं भी सोचता रह गया। कभी कभी मेरे पास में ऐसी कहानी आ जाती है ना कि एक बार जब मैं पढ़ लेता हूँ ना तो दिल करता है कि कैसे मैं इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास प्रस्तुत करूं। ऐसा ही तमन्ना होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आप लोगों के समक्ष मैं रखता हूं। ये कहानी जो भेजे हैं ना उनका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी है ना सुरेंद्र जी की, अब जो पिता थे ना वो अब सुरेंद्र जी को बताए थे। मतलब काफ़ी पुराना मामला है। और वो सुरेंद्र जी के पिताजी थे ना, अब एक तरह से उनका एक दोस्त था जिनका नाम था जयपाल जी। जयपाल जी जो थे ना, जब तब की कहानी है जब उनकी उम्र थी लगभग 30 साल। तो क्या हुआ था जयपाल जी के साथ में, क्या कोई विशेष घटना घटी थी? आइए हम विस्तार से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, अब जयपाल जी के ही अंदाज में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम जयपाल है और मेरी उम्र लगभग अब तक 30 साल हो चुकी थी। मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं 3 भाई हूँ। सबसे छोटा मैं हूँ। 2 भाई शादीशुदा हो चुके थे और जब मैं 25 साल का था ना तब मेरी माँ गुजर गई। अब इसके कुछ साल के बाद में अब पिता भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब अपना वो भी परलोक सिधार गए थे। अब कहूँ ना कि बस हमारे घर में अब जो हमारे 2 भाई थे उन्हीं की चलती थी और उनकी पत्नी की, यानी मेरी भाभीियों की। अब मेरी भी उम्र लगभग 28 साल के आसपास हो चुका था और मैं कहूँ ना कि घर में एक नौकर के बराबर अब मैं रह चुका था। जो भी काम था मुखियागिरी का मेरे दोनों भाई करते थे और घर तो पूरा भाभीियों ने संभाल रखा था। मेरी उस घर में कद्र था ही नहीं। रूखी सूखी रोटी भाभियाँ मुझे खिलाती थी और मैं कहता था कि मैं भैया से बताऊंगा तो जा बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कमा के तुम लाते हो, दिन भर बैठ के तो रोटी तोड़ते हो और तुम करते क्या हो। और सही में कहूँ ना मुझे गुस्सा तो बहुत आता था। अरे भाई जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सेदार तो मैं भी हूँ। मैं कुछ पढ़ा लिखा था लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। अब समय मेरा खराब चल रहा था तो क्या बोला जाए। लेकिन मैं समझता था, मैं अपनी हद की बात जानता था और आखिरकार मैं अपने भाइयों से बात करने लगा कि देखो अब बंटवारा होना चाहिए। अब भैया दोनों के दोनों मेरे पर गुस्सा हो गए। किस बात का बंटवारा, क्या तेरा हिस्सा इसमें? लड़ पड़े थे। तू तो कुछ करता नहीं है, दिन भर इधर से उधर आवारागर्दी करता है, हराम की रोटियां तोड़ता है, ना तो कोई मेहनत करता है, सारा काम तो हम लोग करते हैं। अब एक तरह से मुझे कोई काम नहीं देगा तो मैं करूँगा क्या? खेत में जाता हूँ काम करने के लिए तो भाई भगा देते हैं, जाओ तेरे बस का नहीं है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? आखिरकार मैं अब खेत पे जाता ही नहीं था, कौन डांट खाएगा। अब एक तरह से कहूँ ना तो मैं घर में एक लवारिस की तरह रह गया था। भाभीियों के दिल में आता तो सूखी और रोटी हमें दे देती थी। अब मैं वही खा करके अपना गुजारा कर लेता था। अपनी किस्मत का कोसता था कि देखो मेरी माँ भी गुजर गई, मेरे पिता भी गुजर गए, अगर आज होते तो मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब वास्तव में कभी कभी मैं अकेले में रोता था। लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं अब हिम्मत से काम लेना इंसान था और मैं हिम्मत छोड़ता नहीं था। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो पहले बताना मुझे ज़रूर चाहिए। मुझे जो थी ना, चाहे कितनी भी ठंडक पड़े, सर्दी पड़े, लेकिन सर्दी मुझे महसूस नहीं होती थी। ना जाना मेरा शरीर कैसे बना था। और एक बात और कहता हूँ कि कभी कभी मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे। मेरे गांव के ही मरे हुए लोग मेरे सामने से गुजर जाते थे। कई बार तो मुझे घूर के देखते थे। अब मैं कहूँ ना कि उस टाइम बहुत डर जाया करता था। जब मैं 20 साल का था और मैं अपनी माँ से बताता था कि माँ वो फलाना चाचा हमें दिखाई दिए गली में जब मैं गुजर रहा था। माँ मुझे डांटती ही, अरे उनको तो मरे हुए काफ़ी साल हो गया, तुझे कैसे नजर आए। तब मैं बताता था, माँ विश्वास नहीं करती थी। और इस तरह हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो मर चुके थे पहले के कभी कभी मुझे दिखाई देते थे। और जब उनके पास से गुजरता था ना, अचानक वो रुक जाते थे
अब मेरी तरफ गौर से देखते थे। मैं बहुत डर जाता था। माँ को बताता था तो माँ मुझे डांटती थी, अरे ऐसा कैसे होगा, वो लोग सारे के सारे मर चुके हैं, वो कैसे तुम्हें दिखाई देंगे, अगर वो दिखाई देते तो गांव में सबको दिखाई देते, उनको परिवार को दिखाई देते, तुम्हारे पास क्या करने आते। इसका जवाब मेरे पास में कुछ नहीं था। आखिरकार अब उन लोगों को मैं एक तरह से इग्नोर करने लगा। जो भी मरे हुए लोग मुझे दिखाई देते थे ना, मैं कन्नी काट देता था, उनसे दूर हट जाता था। और वो लोग मुझे खड़ा होकर के घूरते थे काफ़ी देर तक। तब मैं इस डर से सिहर जाता था। मैं जानता था कि इनको मौत अब हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन ये लोग मुझे क्यों दिखाई देते। आज सही कहूँ ना तो मैं अपने एरिया से, गांव से कभी कभी मैं बाजार, एक छोटा सा टाउन था, वहाँ तक माँ के साथ में जाता था, और कभी कभी ननिहाल। इससे ज़्यादा मैं कभी सफ़र नहीं किया। मेरे जो पिता थे ना, वो एक अच्छे हलवाई थे, और उनके साथ में आसपास के गांव में अब जो भी काम करते थे उनमें अब मैं शामिल होता था, उनकी मदद करता था। और कुछ जो उनकी कलाकारी थी मैं भी सीख लिया था। मेन चीज़ मसाला था, कौन सी सब्जी में कौन सा मसाला उपयोग करना चाहिए, कितना मात्रा, ये मेरे पिता बखूबी मुझे सिखाते थे कि बेटा सीख ले, आगे चल कर के तेरे आड़े वक्त में काम आएगा। लेकिन मैं उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं देता था कि कौन हलवाईगिरी करेगा, बड़ा होकर मैं बड़ा इंसान बनूंगा, बड़ा बनूंगा, मैं ये हलवाईगिरी गांव गांव थोड़ी करते जाऊंगा। और सबसे बेस्ट जो नॉन वेज के अब मास्टर थे मेरे पिताजी। मटन तो ऐसे बनाते थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, और वो विधि मुझे भी बताए थे कि कैसे मटन को क्या करना है, मटन का प्रयोग कैसे करना है, मसाला कौन कौन सा डालना है, सब विधि मुझे बारीकी समझाए थे। और उन मसालों में एक ऐसा पौधा था जो हमारे गांव के जंगलों में मिलता था। अगर 1 किलो मीट में अगर उसका 4 पत्ता डाल देना तो उसका टेस्ट ही अलग बदल जाता था। उसमें इतनी खुशबू आ जाती थी कि लोग बाग अब वाह वाह करने लगते थे। ये तो कलाकारी मेरे पिताजी में थी। खैर मैं अब अपने वर्तमान में आता हूँ। अभी जो मेरे पास में सब कुछ छीन चुका था। हाँ, घर में आने जाने की आज़ादी थी। अब मैं जाता भी था, रात अपने कमरे में बिताता था, भाभी जो रूखी सूखी रोटी दे देती थी उसको खा पी करके मैं सो जाता था। अब मेरे पास में कोई काम नहीं था, ना भैया मुझे खेत पर जाने देते थे, जाता भी था तो कहते तेरे बस का नहीं है कुछ भी, जा तो आराम से घर पर लेट जा, हम लोग हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे। अब मेरे पास में काम नहीं तो इधर से उधर घूमता रहता था। आखिरकार शादी की उम्र मेरे होने लगी थी। अब कई जो हमारे रिश्तेदार थे रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन भाभीियों ने कन्नी काट दी। अब एक तरह से रिश्ता भी टूट चुका था। सब भाभीियों की वजह से हुआ था। भाभी हमारी रिश्ता चाहती नहीं थी कि मेरा परिवार बसे, घर बसे। वो जानती थी कि अगर परिवार बसेगा तो संपत्ति में बंटवारा। मैं इन बात को बखूबी समझता था। मैं अपने रिश्तेदार को समझाता था कि देखिए ये लोग जानबूझ कर मेरी भाभियाँ है ना, मेरे रिश्ता नहीं होने देती है। आखिरकार मैं 30 साल का हो चुका था। अब तो शादी का कोई मतलब ही नहीं। जो भी अब रिश्ता था सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब ऐसी मेरी हालत आ गई थी ना कि मैं घर का था ना घाट का था। अब भाभी कभी कभी अब वो खाना पीना देती थी, उसमें मेरा पेट भी नहीं भरता था। और तब मुझे बाहर अब जो भी मेरे दोस्त थे अब उनके पास जाने लगा। वो कुछ हमें खिला देते थे तो पेट भर जाता था। अब मैं उनसे कहता था कि भाई अब मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, तुम लोग कुछ मदद करो, मुझे कोई काम धंधा दिला दो। तब कहते थे कि जयपाल तुझे आता क्या है, आज तक तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। तब मैं कहा कि भाई सीखा नहीं तो सीख लूँगा, कोई काम तो दिला दो, चाहे मेहनत मजदूरी का है। तब एक मेरा दोस्त जो था अब एक हाईवे पर ढाबा था, कहने लगा कि ढाबे वाले से मेरी जान पहचान है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, ढाबे पर जाकर नौकरी कर ले, अब वहाँ भोजन भी सही मिलेगा, तेरा टाइम भी पास होगा और कुछ नगद पैसा भी आएगा। बात मेरे दिमाग में जच गई थी। आखिर मरता क्या ना करता। और वो जो हमारे हाईवे पर ढाबा था अब हमारे घर से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दोस्त मुझे अब ले गया ढाबे पर और नौकरी लगवा दिया। नौकरी बेटरगिरी का था। वो भी मुझे पहले पहले बड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ समझ गया।
अब कहूँ ना कि मेरा पेट भरने लगा था। दो जोन की रोटी सही मिल रही थी। अब पेट भी भर रहा था और ईमानदारी से काम भी करता था। और वहाँ सामने में रोड के उस तरफ में एक ठेका भी था और थोड़ी दूरी पर जाकर के ईंट भट्टा की चिमनी थी। जब वो मजदूर छूटते थे ना ईंट भट्टे से शाम के टाइम में तो टूट पड़ते थे देसी दारू के ठेके पर। और आसपास में वहाँ पर चने मूंगफली वाला दुनिया भर के नमकीन बेचने वाले लोग अब अपना अपना धंधा चलाते थे। देखते ही देखते उनकी दिहाड़ी अब एक तरह से निकल जाती थी। 1 आध घंटे के अंदर में अच्छा पैसा कमा करके वो लोग चले जाते थे। मैं सोचने लगा था कि मैं दूसरे की नौकरी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं ये भी काम करूँ जैसे वो लोग कर रहे हैं। वो कोई नमकीन बेच रहा है, कोई चना मसाला बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, तो मैं भी कुछ ऐसा काम कर लूँ। लेकिन मेन समस्या था कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं था। अभी तो मुझे होटल पर आए हुए 10 एक दिन हुआ था। लेकिन मेरा अब जो होटल में काम था ना, मन नहीं लग रहा था। गंदा बर्तन धोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। साथ में वेटरगिरी करना, टेबल को साफ करना, अब मैं सही कहूँ ना कि ऐसा काम मैंने सपने में सोचा भी नहीं था। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अब मैं समझता था। बड़ा घिन से आती थी मुझे अपने काम पर, लेकिन काम तो काम होता है। अगर पेट भरना है तो काम तो करना पड़ेगा और उसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। मैं कभी कभी घर जाता था, अब थोड़ा टाइम पास कर लेने के लिए, जब छुट्टी होती थी, और जाकर के नहाता था, धोता था, लेकिन कोई मेरा फिक्र नहीं करता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। उनकी तरफ से तो ऐसा लगता था कि मैं मर चुका हूँ। कोई मेरे भाभीयों को परवाह नहीं था, ना भैया लोग का। आखिरकार जब मेरी सैलरी मिल गई ना, जब जेब में कुछ पैसा आया, तब मैं सोचा कि क्यों ना अपना काम कर ले, और वही मैं किया। कुछ मैं ऐसे ही चना मसाला का काम खोल लिया था। अब मैं कहूँ ना कि मैं अपना स्पेशल मसाला बनाने लगा, और उसमें जो खुशबू थी, जायका था, बड़ा ही अलग था। अब उसकी खुशबू से लोग बाग मेरे पास में आ जाते थे। अब दारू पीते थे उससे पहले, अब उनको चखना भी चाहिए, और वो चखना में बेहतरीन बना के देता था। धीरे धीरे मेरी दुकानदारी थी ना, अब बढ़ने लगी थी। आसपास के जो भी बेचने वाले थे मुझसे वो खुन्नस रखने लगे, और मुझे एक तरह से कहूँ ना कि धमकाते भी थे कि तू यहाँ पर क्यों बेच रहा है, हम लोग सालों से यहाँ बेच रहे हैं, तू यहाँ से हट जा, तू कहीं और चला जा, एक नया अब एक तरह से ठेका खोला है, वहाँ चला जा। कई बार वो लोग मुझसे झगड़ने की कोशिश भी करते थे। दादागिरी थी उनकी, कई सालों से वो लोग जमे हुए थे। अब मुझे बेचने नहीं देते थे। सही कहूँ ना कि हर बात में लड़ाई होती रहती थी। मैं भी तंग आ गया था कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं। आज सही बात है, वो लोग काफ़ी सालों से उस जगह पर जमे हुए थे, ग्राहक उनको जानते थे। अब जब से मैं बैठने लगा, अब मेरी मसाले की खुशबू अब एक तरह से सुगंध देने लगा, तो लोग बाग मेरी तरफ अपने आप खींचे चले आते थे। मेरी बिक्री ज़्यादा हो जाती थी और उनका हो नहीं पाता था, तो जलन तो होना ही था। आखिरकार अब रोज रोज की खिचखिच से अब मैं समझा कि चलो यहाँ से कहीं और ही चलते हैं। जब अपना काम करना है और तो कहीं भी जाकर कर सकते। वहाँ से 5 किलोमीटर ज़्यादा ही था। अब हाईवे पर ही एक ठेका और था, अभी नया नया खुला था। अब मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ भी कुछ टेम्परेरी दुकानें बनी हुई थी रोड के किनारे, और मैं भी अपना दुकान एक तरह से लगा दिया था, और मेरी भी बिक्री होने लगी। अब वो कहूँ ना कि जगह थोड़ा सा विचित्र था। एक साइड में नदी थी और दूसरी साइड में अब थोड़ा दूरी पर जाके कब्रिस्तान था, शमशान था। अब मैं कहूँ ना कि वो जगह रात के टाइम में बड़ा ही डरावना हो जाता था। बड़ा अजीब आवाज़ें रात को आने लगती थी, और जो दुकानें थी ना वो 8 बजे के आसपास बंद हो जाती थी, लेकिन ठेका जो था ना वो 9-10 बजे तक खुला रहता था। लेकिन तब तक दुकानदार जो छोटे मोटे दुकान कर रखे थे, नाश्ते का, चखने का, वो सब चले जाते थे। डरते थे कि अब ये जगह बड़ा रात में अजीब हो जाती है, कोई नुकसान ना हो जाए, तो अपना अपना दुकान समेट करके वो लोग चले जाते थे। खैर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब वहाँ से मेरा घर भी जो था ना बहुत दूरी पर हो चुका था। तो जो दुकान मुझे खाली दिखती थी कि हाँ अब इसका मालिक गया, अभी दुकान तो रात भर के लिए खाली है, और अपना अब एक टोकरी तो होती थी
टोकरी में चना मसाला अपना बनाता था और सब कुछ दुकानदारी उसी में था। एक थैला था जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे और उसी के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी पार कर रहा था। अब शाम को जो दुकान खाली होती थी मैं उसमें अपना घर बना लेता था। ठेका बंद हो जाता था और फिर मैं उसी तख्त पर जो दुकान में लगी होती थी, टूटे फूटे तख्त, और उस पर अपना रात काटता था। हाँ, वो सही कहते थे। रात के टाइम में वहाँ पर शमशान साइड से, नदी किनारे साइड से मुझे एहसास होता था ऐसी डरावनी डरावनी कभी कभी आवाज़ें आती थी। अब कई बार तो मैं कदमों की आवाज़ भी सुना था। अब वो जब ठेका बंद होने के बाद में अब पूरा एरिया सुनसान हो जाता था और वैसे भी रोड रात के टाइम में चलती नहीं थी। तब मैं महसूस करता था ना कि जो दुकानदार है ना क्यों भाग जाते हैं। ये जगह ही ऐसा था। अब मैं तो अपनी झोपड़ी से जो दुकान में रुकता था ना, अब रात के टाइम बाहर निकलता भी नहीं था। मुझे तो ऐसे ही मरे हुए लोग दिखाई देते थे। क्या पता कोई सामने से भूत आ जाए, अब फिर आमना सामना हो जाए तो क्या वो मुझे छोड़ पाएगा। मैं डरा हुआ था। खैर मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। अब मैं थोड़ा सा अपना मसाला वगैरह था और उसके बेस पर मैं उस जगह पर अपना एक तरह से पहचान बना चुका था। लोग बाग आते थे, अब मेरे पास ही आते थे। वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं था। अब नई नई जगह ठेका खुला था तो दुकानदार बहुत कम थे। अब मेरे पास में बिक्री होने लगी, मैं पैसा जोड़ने लगा था। लेकिन इतना पैसा अभी नहीं कि मैं अपना खुद का दुकान बना सकूं, कोई ढाबा खोल सकूं। मेरी तमन्ना था ढाबा खोलने का। मैं चाहता था कि कुछ पैसा आ जाए ना तो खुद का अपना ढाबा खोल दूं, और वो भी नॉन वेज का। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, जो नॉन वेज बनाते थे वो विधि मुझे आती थी। कौन कौन सा मसाला प्रयोग करते थे मुझे अच्छी तरह से पता था। खैर मैं पैसा जोड़ रहा था और रात उसी दुकानों में काटता था। अब एक तरह से रात के टाइम जब 10 बज जाता था ना, मैं उस झोपड़ी से बाहर निकलता नहीं था कि क्या पता कब कौन सा प्रेत से, कौन सा भूतनी से सामना हो जाए। और वैसे ही मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे। डर के मारे अंदर ही रहता था। टाइम व्यतीत होता गया और आखिरकार 5-6 महीना बीत चुका था। मैं इतना पैसा अब जोड़ लिया था कि मैं थोड़ा सा अब मेहनत करूँ ना तो एक छोटा सा ढाबा, टेम्पररी ढाबा मैं रोड के अब खोल ही सकता था। अब मैं वही सोच रहा था। वो रात मैं आज तक नहीं भूला। मेरा जो दाल मसाला था ना, अब उस टाइम बरसात हो गई थी और लोग बाग अब आ नहीं रहे थे, कुछ बच गया था। और उसकी जो खुशबू थी ना अब दूर तक फैल रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में और वही पुराने तख्त पर लेटा हुआ और जो मसाले का वो था बर्तन था उसको मैं ढक रखा था और फिर भी उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू निकलती थी। रात 12 बजे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उस झोपड़ी में कोई है। आसपास में महसूस हो रहा, कदमों की आवाज़ आ रही है। मैं नींद में था। अब अंधेरा ही था, वहाँ तो कोई लाइट नहीं थी, ना मोमबत्ती थी। हाँ, आसमान में चांद जरूर था लेकिन झोपड़ी में रोशनी नहीं थी। तब मैंने महसूस किया कि झोपड़ी में मेरा कोई है। क्या मेरा कोई बर्तन चुराने के चक्कर में तो नहीं है। अब मैं आँख खोल दिया और जैसे ही आँख खोला ना, मैं देख करके एकदम डर चुका था। एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी। पीठ उसका दिखाई दे रहा था। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थी, बाल खुले हुए थे और शरीर से उसके भीना भीना खुशबू भी आ रहा था। वो उसी झोपड़ी में इधर से उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैं देखा ना तब मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया कि ये औरत इस रात में इस झोपड़ी में क्या ढूंढ रही है। अचानक वो घूमी, तब मैं उसका चेहरा देखा। चेहरा चमक रहा था रात के टाइम में भी, जैसे उसका शरीर में कोई रोशनी फिट हो। एकदम चमकता हुआ चेहरा उसका, आंखें भी चमक रही थी। एक नज़र में मैं जान गया था, अरे रे रे रे, ये तो भूत प्रेत है। ये इंसान तो हो ही नहीं सकती। इंसान ऐसा कभी रात को चमकता नहीं, ना कपड़े चमकते। हमें तो भूत प्रेतों से बहुत मिल चुका था। हमारे गांव में जो इतने मरे हुए लोग थे अब वैसे ही दिखाई देते थे। उनका चेहरा चमकता था, कपड़े भी चमकते थे और ना जाने मुझे वो क्यों घूर घूर देखते थे। मैं तो डर के भाग लेता था। लेकिन जब इस औरत को मैं रात में देखा ना,
तो मैं बुरी तरह से खौफ में आ चुका था। अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं इतना भयभीत हो चुका था जितना कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो औरत, अब ना उसके चेहरे पर कोई डर था ना भय था। एक्चुअल में तो वो तो भूती आत्मा थी। अब उसको डर क्या। अब वो मेरी आंख उसकी आंख से मिल चुकी थी। अतः वो मुस्कुराई और सीधा हमारे पास में आकर खड़ी हो गई। तब मैंने उसको उम्र का अंदाजा लगाया कि ये ज़्यादा उम्र की नहीं है, 25-30 साल की है, देखने में सुंदर जवान है, लेकिन है ये आत्मा, इतना तो मैं जान चुका था। और तब पहली बार उसकी आवाज़ मैंने सुना। ऐसा भूत प्रेत का तो आवाज़ होता नहीं है। और मैं उस आवाज़ को सुना ना तो ना जाने मेरे दिल में क्यों हलचल होने लगी थी। इतनी प्यारी आवाज़ थी उसकी, जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो, खनकती हुई आवाज़। वो बोली, ये खुशबू तुम्हारे बर्तन से आ रही है क्या? अब सही कहूँ ना कि मैं डर चुका था। आवाज़ तो इंसानों की तरह लग रही थी, कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन उसका चेहरा चमकता हुआ, कपड़ा चमकता हुआ, मैं तो जान चुका था ये इंसान कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं समझ गया कि आज तो बेटा जयपाल तू फंस गया। आज ये औरत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तू कहाँ भागेगा? अब भाग के दिखा, ये तुझे जाने नहीं देगी। मन ही मन बहुत भयभीत डरा हुआ था। अब बार बार कुछ पूछ रही थी औरत, मैं उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। अब मुंह से आवाज निकले तब ना, हलक सूखा हुआ था उसको इतना नजदीक देख करके। तब वो मुस्कुराई, कहने लगी, अरे मैं आपसे पूछ रही हूं, ये बर्तन आपका है जिसमें मसाले की खुशबू आ रही है? मैंने अब पहली बार उसको जवाब दिया कि जी जी मेरा ही है। मैं अब यहाँ पर कुछ ऐसी नमकीन बेचता हूँ देसी दारू के ठेके के पास में, पेट पालने के लिए। मेरा तो कोई घर बार भी नहीं है। अब मैं कहूँ ना, जो भी मेरे में कमियां थी, जो मैं भुगत रहा था, अब सब बताता चला गया, ताकि औरत मुझ पर दया खाए और मुझे बकस दे। लेकिन उस औरत को मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वो तो जैसे उस सुगंध को जो मेरे बर्तन से निकल रहा था, उसको सूंघते सूंघते बर्तन के पास पहुंच गई। अचानक बर्तन के पास रुक करके कहने लगी, ऐसा सुगंध तो मटन बनाने में आता है। तुम झूठ बोल रहे हो, इस बर्तन में मटन है ना, मीट है ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, इसमें मटन नहीं है। हाँ, मटन के मसाले मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ इसमें, जो खुशबू निकल रहा है। औरत को विश्वास नहीं हुआ। जिससे मैं ढक रखा था चादर से, और वो चादर को उसने बर्तन से हटा दिया। और तब उसको पता लगा कि वास्तव में मैं झूठ नहीं सच बोल रहा था। अब फिर आश्चर्य से मेरी तरफ कभी देख रही थी, कभी बर्तन की तरफ देख रही थी। आखिरकार वो मेरे पास में आकर के रुक गई। अब कहने लगी, देखो मैं इस सुगंध को सूंघते सूंघते बहुत दूर से आई हूँ। मुझे तो लगा कि आज भरपेट का मटन मिलेगा खाने को, लेकिन मुझे निराशा हुई। मैं तो भूखी हूँ, अब बड़ी दूर से चल के आई हूँ। मुझे तो अंदाज़ा था कि बस जब खुशबू आ रही है तो मटन भी होगा, लेकिन यहाँ आकर के मुझे निराशा हाथ लगी। तुम मटन क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हारे हाथ में जब मसाले की इतनी काबिलियत है तो मटन तुम्हें बनाना चाहिए। तुम्हारी दुकान भी सही चलेगी जिस जगह पर तुम हो। अब एक तरह से सब कुछ वो मुझे बताने लगी थी। तुम्हारे हाथों में जादू है, मसाला तुम जानते हो, तो क्यों नहीं बना रहे हो? वाकई में अब मुझे थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगी। ये औरत मुझे मारेगी नहीं, ऐसा इसका इरादा नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो इतना मेरे से बात नहीं करती। ये तो 2 मिनट का काम था, मेरी टेटुआ दबाती, अब फिर न जाने क्या करती। लेकिन ये मुझे मारने वाली नहीं है, मुझे इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और सही में मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला था। सही कहूँ ना कि लंबी लंबी सांस में ले रहा था कि शुक्र है ये औरत। आखिरकार मुझे इत्मीनान हो गया था कि ये औरत, ये लड़की मेरा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, नहीं तो अब कब तक मेरा काम तमाम कर देती। डर निकल चुका था। और तब वो मुझसे कहने लगी बार बार कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तो तुम मटन क्यों नहीं बनाते? अब एक छोटा सा ढाबा खोल लो ना, देखना तुम्हारा ढाबा चलने लगेगा। अब सही कहो ना कि डर मेरा धीरे धीरे और कम हो रहा था। तब मैं अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि देखिए मैं आपसे क्या छिपाऊं।
मैं इतना गरीब हूँ कि बड़ी मुश्किल से ही बर्तन अभी मैं खरीद पाया हूँ। ऐसे से अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खुद का अपना ढाबा खोल सकूँ। जो रियलिटी थी अब मैं सब कुछ बता चुका था। मैं कहा कि मैं घर से एक तरह से अब मैं बाहर हूँ। घर वाले तो मुझे अब घर में भी रहना नहीं देना चाहते। मैं जो भी दुखड़ा था मैं उस औरत को बताने लगा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था, जैसे वो सोच रही थी। आखिरकार मेरी बात को काटते हुए कहने लगी कि कितना पैसा लगेगा? अगर तुम छोटा सा एक ढाबा खोलो और मटन का काम करो, नॉन वेज का काम करो, तो कितना पैसा लगेगा? मैं अब एक तरह से उस औरत को देख रहा था। औरत तो नहीं बोल सकते, अब इतनी लंबी, अब उसकी उम्र तो नहीं थी, अब 25 साल से 30 साल के अंदर जरूरत थी, लेकिन फिर भी लड़की भी नहीं बोल सकता, चलो लड़की ही बोल देता हूँ। तो उस लड़की की बात सुनकर के मैं हैरान रह गया था। क्या मतलब? मन ही मन में सोचा। अब फिर वो जोर दे के कहने लगी, तुम बताती क्यों नहीं है कितना खर्च लगेगा ये छोटा सा ढाबा खोलने में? मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना, तुम बताओ सही कितना लगेगा? अब मैं क्या बताऊं, कुछ ज़्यादा ही बता दिया कि देखिए लगभग इतना पैसा तो लग जाएगा इस ढाबा में खोलने में, बर्तन भाड़ा सब कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगा। एक लंबा सा लिस्ट का नाम बता दिया था। और तब वो कहने लगी, खैर छोड़ो, इस लिस्ट को चक्कर मारो, रहने दो। अब पैसा कितना चाहिए तुम्हें इस काम को स्टार्ट करने के लिए? मैंने बोला कि मैडम इसमें आपको इंटरेस्ट क्या है? सही कहूँ ना तो उस टाइम डर निकल चुका था। अब मैं उसे आंखें मिला के बात कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि मैं अब उसको पहचान चुका हूँ, लेकिन मैं तो कभी का पहचान चुका था कि वो नॉर्मल औरत नहीं है, वो एक प्रेतात्मा है या कुछ और है, लेकिन इंसान तो कभी भी नहीं थी। लेकिन अभी तक शायद उसको समझ में नहीं आया कि मैं उसको जान चुका हूँ। तब वो कहने लगी कि ठीक है, मैं एक मुश्त बता दिया कितना पैसा लगेगा। तब वो कहने लगी कि मैं इंतज़ाम कर दूंगी, तब तुम ढाबा खोल दोगी? मैंने बोला बिल्कुल खोल दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। कहने लगी मैं कल आती हूँ, कल मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, इसके बाद तुम सारा तैयारी कर दो। तब मैं अब एक तरह से उस औरत की तरफ देखने लगा कि मैडम इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है? तब वो कहने लगी कि मुझे अब क्या बताऊं, मेरे पिता भी जो थे ना अब एक तरह से हलवाईगिरी के काम करते थे। मैं घर में मटन बनाया करती थी और वो दुकान पर ले जाया करते थे। अब मैं कहूँ ना कि मैं जितना अच्छा मटन बना सकती हूँ ना उतना तुम भी नहीं बना सकते। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मटन का पूरा सामान ला कर दे और तब मैं देखो कितना सुंदर मटन बना के देती हूँ कि तुम भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। जब उस लड़की को बात सुना ना तो मैं हैरत में पड़ गया था कि जरूर ऐसा जो कह रही है वो कर सकती है, क्योंकि ये प्रेतात्मा है और उसका पेशा भी पहले ऐसा ही था। वो हलवाईगिरी के काम करती थी, मटन बनाने का घर में काम करती थी और उसका पिता अब अपना होटल में ले जाकर बेचा करते थे। अब उनका एक तरह से खानदानी ये पेशा था तभी तो इस काम में निपुण थी। वाकई में अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि बोलूं तो क्या बोलूं। मैं कहने लगा कि ठीक है, अब मैं समझ गया कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी होगी? वो औरत जोर से हंस पड़ी। कहने लगी हिस्सेदारी क्या मतलब है? कोई हिस्सेदारी नहीं, मुझे तुम भरपेट मटन खिला देना और वही मेरी हिस्सेदारी होगी, मामला खत्म। अब समझ चुका था कि ये मटन का सुगंध सूंघते सूंघते ये प्रेत आत्मा लड़की मेरे पास पहुंच गई थी, लेकिन वो मटन नहीं निकला। वो तो चना मसाला था, लेकिन मसाले मटन वाले पड़े थे। अब वाकई में अब उसे मैं डर नहीं रहा था, मैं उसे खुल के बात करने लगा। फिर अब वो कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी इस वक्त तो जा रही हूँ, लेकिन कल शाम के आऊँगी, फिर मैं तुम्हें पैसा दे दूँगी, इसके बाद जो करना है तुम करो। मैं फिर बोला कि मेरे काम में मदद भी कराओगी आप? मुस्कुराई, कहने लगी कि क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं दुकान में रहूँगी ना तो तुम्हारे एक भी ग्राहक नहीं आ पाएंगे। मैं हंसती हुई जब अब उससे पूछा, डर तो निकल चुका था कि ऐसा भला क्यों? कहने लगी कि मैं एक आत्मा हूँ, डरना मुझे चाहिए था। जब उसने अपने आप को आत्मा घोषित किया ना
तो मैं तो इसको पहले से जानता था, मैं तो पहचान चुका था। तब अपने आप ही बोले कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे मरे हुए तो ना जाने कितना साल हो गया। वाकई में वो दुख भरी अपनी कहानी अब वो बताने लगी थी, और उसकी कहानी सुनकर के मैं भी द्रवित हो गया था। अब एक तरह से उनकी बाप बेटी का एक रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद इसकी आत्मा जो थी लड़की की भटक रही थी, कई अब जगह पर भटकती भटकती अब यहाँ तक आ गई थी, और आखिरकार हमारा जो मसाले का खुशबू था उसको खींच करके अब मेरे दुकान में पहुँचा दिया था। ये तो भाग्य का खेल ही कहा जाएगा। तब मैंने हंस के कहा कि मैं तो आपको देखते ही पहचान चुका था कि आप जीवित नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। तब वो लड़की आश्चर्य से पूछने लगी, ऐसा क्यों, कैसे जान लिया? तब मैं कहने लगा कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं कभी कभी। मैं तो कई बार भूतों को देखा है अपने गांव में ही। मरे हुए लोग जो कई साल से पहले मर चुके हैं, उनकी आत्मा मेरी गलियों में भटकती रहती है, और कभी कभी हमसे टकरा भी जाते हैं। तब वो लड़की आश्चर्य में डूब गई थी। तब कहने लगी, तुम्हें आसपास के और भी भूत प्रेत दिखाई देते होंगे? मैं बोला कि हाँ, कभी कभी मुझे नज़र आता है, हमेशा नहीं। कब नज़र आएगा मैं बोल नहीं सकता। लड़की जैसे मुझे आश्चर्य से घूर रही थी। मैं भी अब उसी तरह से उसको देख रहा था। तब वो कहने लगी, अरे तुम तो बड़ा जादूगर चीज हो, तुम्हें आत्मा भी दिखाई देता, तुम मटन भी बहुत बढ़िया बना लेते हो, तो हमारी तुम्हारी खूब बनेगी। अब तो तुम जान ही चुके हो कि मैं एक आत्मा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी काम में मदद करूँगी, लेकिन अब कहोगे कि ग्राहक के सामने आ जाना, तो मैं कभी नहीं आ सकती। ग्राहक मुझे देख भी नहीं पाएंगे। अगर वो देखना भी चाहे ना कि कौन है, तो मैं तो एक हवा की तरह हूँ। मैं तुम्हें दिखाई दूंगी, लेकिन तुम्हारे ग्राहकों को नहीं। हाँ, जितना हो सकता है तुम्हारे काम में मदद करूंगी। और एक तरह से हमारी पार्टनरशिप बन चुकी थी। सही कहूँ ना कि उस लड़की के जाने के बाद बहुत सारे सवाल रह गए थे उससे पूछना कि आखिर कहाँ जा रही है, कहाँ उसका ठिकाना है, कब आएगी। कई तरह के सवाल थे जो मेरे मन में अभी जिंदा बैठे हुए थे, जिसको मैं पूछ ही नहीं पाया था। लेकिन लड़की अब चली गई थी। सही कहूँ कि उस रात में सही ढंग से सो नहीं पाया था। मुझे लगा कि जो मैंने पार्टनरशिप किया है, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। कहीं ये आत्मा लड़की पर मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं अब उसके भरोसे छोड़ दिया था कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अब हमारा घर बार तो ऐसे ही छूट चुका है, घर वाले तो कोई पूछता नहीं है, ना तो मेरी शादी हो पाई। अब एक तरह से मैं घर से बाहर ही हूँ, लवारिस हूँ। तो चलो इसी के सहारे अगर ये मेरी पार्टनर बन जाती है तो हमारी ज़िंदगी भी आराम से कटेगी। चलो देखते हैं, फिर पैसे कौड़ी की कोई कमी तो नहीं रहेगी जब हम अपना काम खोल लेंगे। और उसको क्या है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है, और पैसा कौड़ी का तो कोई मतलब था ही नहीं। तो मैं जल्दी ही अब एक तरह से पैसा वाला भी बनने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो लिखा होगा तकदीर में वो हमारे सामने आएगा। वास्तव में अगली रात को लड़की आई। अब पूरा पैसा तो नहीं, कुछ जेवर लेके आई थी, बहुत पुराने जेवर। अब कहने लगी कि देखो जयपाल, अब इनको तुम बेचो और जितना भी पैसा मिले ऐसे अपना काम हम लोग शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? अब मैं जेवर देखा, बहुत सारा था। अब मैं कहने लगा कि तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, आप टेंशन मत करो, बस एक आध दिन मुझे दो ताकि मैं सारा सामान इकट्ठा करूं। पहले तो मुझे जेवर बेचना पड़ेगा, और फिर सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आसपास में कहीं झोपड़ी बनानी पड़ेगी। अब एक तरह से परमानेंट तो नहीं, टेम्पररी ही, क्योंकि रोड का मामला है, कभी भी टूट सकता है। जब सरकार की मर्जी होगी तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। लड़की मान चुकी थी। इसके बाद मैं उस जेवर को बेचा अपने दोस्तों की मदद से। अब फिर जो भी सामान था ढाबे के लिए, सब कुछ 2 दिन के अंदर में मैंने इकट्ठा कर लिया। झोपड़ी भी अब मजदूरों की सहायता से मैं रेडी कर लिया। और आसपास के जो दुकानदार थे, दारू के ठेके वाले थे, वो हैरानी से देख रहे थे कि ये लड़का अब एक तरह से नमकीन दाल बेचा करता था, नमकीन मसाला, और ये अपना ढाबा कैसे खोल रहा है, कहाँ से इसके पास पैसा आ गया। अब कई जो दुकानदार थे हमारे पास आते थे, कहाँ से माल मारा भाई, कहीं से कहीं हाथ लग गया क्या मोटा धन। मैं उनको टालता रहा कि नहीं भाई, कुछ पैसे हमने बहुत मेहनत से जोड़ रखे थे और उसी का मैं अब एक तरह से उपयोग कर रहा हूँ।
आप लोग चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बहुत समझाया तब उनको विश्वास हुआ कि मैं सही बोल रहा हूँ। ढाबा मेरा स्टार्ट हो चुका था। अब हम दोनों ने, अब एक तरह से जो मेरी पार्टनर थी वो आ चुकी थी। रात के टाइम ही आती थी जब ढाबा स्टार्ट होता था। अब इसके बाद हमारा जो ढाबा था रात को 10 बजे तक, 11 बजे कभी कभी, एक तो जब अब देसी दारू का जो ठेका था जब तक खुला रहता था तो मेरी बिक्री काफ़ी अच्छी होती थी। इसके बाद भी 1 घंटा तक हमारी बिक्री चलती थी। इसके बाद वो रोड सुनसान हो जाता था, ठेके वाला भी बंद कर लेता था। अब फिर हमारी दुकानदारी बिल्कुल बंद हो जाती थी। अब एक तरह से कहूँ ना कि वो लड़की अब हमारे घर के मेंबर की तरह हो चुकी थी। तब मैं जब जाने लगती थी ना, तब मैं उससे पूछता था कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा तो कोई अपना घर बार नहीं है, तो कहाँ रात की जाती हो। तब वो कहने लगी कि जहाँ मैं सुकून से सो सकूँ। मैंने कहा कि जब तुम्हें सोना ही है तो अब इसी कुटिया में सोओ, इसी ढाबा तो तुम्हारा है, अब एक तरह से तुम भी इसकी मालकिन हो, तो यहाँ क्यों नहीं रखती। मुझे बड़ा गौर से घूर के देखी और कहने लगी कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। पहली बार जब ऐसी आवाज़ उसके मुंह से मैं सुना ना, थोड़ा अजीब सा लगा था। मैं कहने लगा कि नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक तरह से इज्जत है, अब मैं उसी नज़र से देखता हूँ। मैं तो ये बोल रहा था कि तुम रात में कहाँ जाती हो, तुम्हारा सब कुछ है, अब तुम्हारा इसमें पैसा लगा है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं सोती हो। सोना ही है तो यहाँ पर भी घर है तुम्हारा। अब रात को तो अब कोई ग्राहक आता नहीं है, तो घर तो पूरा ही हो चुका है, यहाँ क्यों नहीं आराम करती हो। लड़की जो थी ना सोच रही थी। अब फिर उसकी आंखें चमकने लगी और कहने लगी तुम ठीक कहते हो, आखिरकार मैं अब शमशान में क्यों जाऊँ, नदी किनारे क्यों जाऊँ, मैं यहीं पर अपना आराम करती हूँ। लेकिन देखना, तुम उस नज़र से मुझे कभी देखना भी मत। अब वाकई में उसकी जो नज़र थी ना, अब मैं देख करके सहम गया था। अब मैं कहने लगा, अरे नहीं, जो तुम सोच रही हो ना वो मैं कभी सोचा भी नहीं। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं, आज तक मेरा जो किसी लड़की के साथ अफेयर हुआ नहीं है। मेरी तो उम्र निकल चुकी है, अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, अब तो मेरी शादी ब्याह भी कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी कि क्यों नहीं तुम्हारा शादी हुआ। मैंने बोला कि ये बात मैं तुमसे ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन तुम ध्यान कहाँ देती हो। तब शायद लड़की के मेरे प्रति थोड़ा सा नज़रिया बदला था। कहने लगी कोई बात नहीं। इसके बाद अब वो लड़की हमारे होटल में ही रहने लगी। उसके लिए मैं बिस्तर बिछा देता था और आराम से सो जाती थी। अब मेरा बिस्तर तो अलग होता ही था, लेकिन हम रात भर बहुत देर रात तक अब आपस में खुसर फुसर करते रहते थे, बात करते थे। और ऐसा हमारा सुबह के टाइम में, अब मैं कहूँ ना कि सुबह के टाइम में मैं जल्दी उठता था, फिर मुझे बाज़ार जाना था, बहुत दूर था, और इसके बाद सारा मसाले वसाले, इसके बाद सब कुछ तैयारी करके मटन पटन ले आ करके अब धोना, सब कुछ करना। इसके बाद मैं वो ख़ास मसाले के लिए जंगल में जाया करता था, वो पत्तियाँ तोड़ने के लिए, ताकि मेरे मीट के अंदर में खुशबू अच्छा महसूस हो। और तब वो लड़की एक तरह से कहती थी कि तुम मुझे वो चीज़ दिखाया करो जो जहाँ से तोड़ के लाते हो। अब मैं कहा कि तुम दिन में तो मेरे साथ हो नहीं सकती, अब रात में मैं जाता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए पत्तियाँ दिखा देता हूँ, ये पत्ती मैं इस्तेमाल करता हूँ, और तब तुम्हें समझ में आएगा। वाकई में उस पत्ती को दिखाया ना, जो पेड़ से मैं तोड़ा था, वो देख करके हैरान हो गई। कहने लगी कि ये पत्ती तो मैं जानती हूँ, ये मेरे पापा भी इस्तेमाल किया करते थे। तब मैं सोचती थी कि ये जंगली घास फूस मेरे पापा क्यों इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। वाकई वो लड़की हैरान हो गई थी, ये तुम्हें कहाँ से सीखा। तब मैंने कहा कि मेरे पापा जी एक अच्छे कारीगर थे मटन के, और वो सब मुझे सिखाया करते थे। अब इसके बाद मेरी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। अब काम भी मेरा अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा होने लगा था, पैसा भी कमाने लगा था, और मेहनत भी खूब करता था। रात में लड़की मेरे साथ में रहती थी, मेरे काउंटर पर जब भी ऑर्डर आता था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। हाँ, वो कोई काम वाम नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी, देखती रहती थी। अब उसके लिए मैं स्पेशल मटन बनाता था। जब हमारी दुकान एक तरह से बढ़ा देते थे, तब हम
दोनों मिलकर के और उस मटन का स्वाद लेते थे, खाते थे और फिर आराम से सो जाते थे, घंटों बातचीत करते हुए। मैं कई बार उससे पूछा कि देखो तुम्हारी मौत कैसे हुई, कौन सी साल थी, तो कहने लगी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब उस टाइम ऐसा लगा था कि सर पर कोई भारी पत्थर गिर गया है। मैं अपने पिता के बगल में थी और हम लोग कहीं जा रहे थे कुछ मार्केट में सामान लाने के लिए। अचानक जोर का झटका लगा, ऐसा लगा कि मेरे सर पर कोई बड़ा सा पत्थर अचानक गिर गया है। और फिर मेरी जो होश था वो एक तरह से गुम हो चुका था। और फिर मैं अपने आप को न जाने कभी अंधेरे में पाती थी और कभी मैं कहीं और, कभी कहीं और, हवा की तरह अपने बारे में वैसी ही कुछ बातें बताती थी और कहती थी मुझे ध्यान नहीं है कि कितना साल हो चुका है। लेकिन मैं अब इस नदी के किनारे पर रहती थी और ज़्यादातर मैं शमशान में चक्कर लगाती थी। और वहाँ पर और भी आत्माएं हैं, वो भी मेरी तरह हैं और वो भी बेचैन हैं। अब एक तरह से अपने घर की तलाश में लगी रहती है, लेकिन उनको घर कभी मिलता ही नहीं है। वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन वो भूल चुकी हैं कि उनका घर कहाँ पर है, जैसा मेरे साथ में हुआ है। जब मैं उसकी बात सुनता ना तो मेरा हृदय फटने लगता था कि देखो इतनी सी कच्ची उम्र में इस लड़की को साथ क्या हो गया, ये तो अन्याय है सरासर। मैं एक तरह से अब बड़ा उदास हो जाता था उसके प्रति। तब वो मुस्कुराती, अरे तुम क्यों उदास हो गए, छोड़ो ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके ही रहता है, हम क्यों उदास हो, अब हमारे पास में अब सब कुछ है, तुम मिल गए हो और एक तरह से मुझे भोजन भी मिलता है, मुझे स्वाद आता है और हम एक तरह से दोस्त बन गए। अब उदासी वाली कोई बात नहीं है, हमारा समय अच्छा ही चलेगा। सही कहूँ ना कि 1 साल हो चुका था, हम एक ही छत के नीचे रहते थे, हमारा जो बिस्तर था अलग अलग था। कभी भी वो लड़की हमारे बगल में नहीं आई। अब एक तरह से मैं भी उसके पास में नहीं गया। हम एक सच्चे मित्र के थे, दोस्त की तरह थे। लेकिन वो मैं रात कभी भूल नहीं सकता। जब हमारा ढाबा बंद हुआ था ना, शायद अब एक तरह से पूर्णमासी की रात थी और वो शाम के टाइम से ही बड़ा अलग उसका बिहेवियर था। जैसे कभी अंगड़ाई लेना और कभी अब ग्राहक होता तो अब उसको तो वो नज़र आता नहीं था, अजीब अजीब ढंग से वो अंगड़ाई लेती थी। अब मैं उसकी अंगड़ाई देख करके थोड़ा चौंक जाता था, क्या हो गया, कुछ बात है क्या, तब वो मुस्कुरा देती थी। आखिरकार जब मेरा दुकान बढ़ाया और तब मैं उसको खाने पर ले गया ना तो थी ही नहीं। वो पूरा कमरे में छान मारा, आवाज़ भी दिया कहीं मेरी नज़रों से छुप गई हो। आखिर वो प्रेतात्मा है, वो कुछ भी कर सकती है, उसमें हो सकती है। लेकिन जब आवाज़ नहीं आई ना तो मैं रोड साइड में निकल चुका था। तब वो रोड के किनारे एक पुलिया पर बैठी हुई और अपने दोनों पैर हिला करके चांद को देख रही थी। जब मैंने दूर से देख लिया कि हाँ बैठी हुई नजर आ रही है, तब मैं उसके पास गया, उसको आवाज़ दिया। अच्छा भला उसका खूबसूरत नाम था। तब मैं उसका नाम से पुकारा, तब वो कहने लगी आओ इधर। उसने मेरा हाथ पकड़ करके उसी पुलिया पर बिठा दिया। कहने लगी देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। मैं बोला हाँ आज पूर्णमासी की रात है, बड़ा खूबसूरत चांद है। तब वो कहने लगी तुम्हें कुछ एहसास नहीं होता। तब मैं उसकी तरफ चौंक के देखा था। किस तरह के एहसास? मैं चौंक करके उसकी तरफ देखा। अब मेरे चेहरे पर अब एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस विषय पर बात करना चाहती है। तब वो कहने लगी कि देखो इतना प्यारा मौसम और चांद का अब मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं दिलाता? मैं कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई, अब चांद तो हमेशा निकलता रहता है, पूर्णमासी हर महीने में आती है, तो कौन सी बड़ी बात है। तब वो मुस्कुराई, तुमने कभी प्यार नहीं किया ना? सही कहूँ ना, मैं उसकी तरफ पहली बार बड़ा गौर से देखा। उसके जो होठ थे ना फड़फड़ा रहे थे, आंखें कभी अब एक लाइट की तरह कभी बुझ रही थी, जल रही थी, फड़फड़ा रही थी उसकी आंखें भी। मैं कभी उस नज़रिए से उसको तरफ देखा नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, ना मुझे मौका मिला, ना मेरी शादी हुई, तो मैं कैसे जानूं प्यार। तब वो कहने लगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्यार सिखाऊंगी कि प्यार कैसा होता है। वो जो एहसास था ना, जब उसने मेरे सर पर अपना हाथ रखा था, तब मैं अलग दुनिया में एक तरह से उड़ चुका था। मुझे लगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो चुका है
हाँ, मैं जैसे बादलों पे चल रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। तब वो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, चलो रात ज़्यादा हो गया है, चलो हम पहले भोजन करते हैं और इसके बाद आराम करते हैं। सही कहूँ ना कि मैं एकदम से उस लड़की को बार बार घूर रहा था। ये लड़की मेरे पर जादू कर दिया है। मुझे लग रहा था कि हाँ, यही तो है, जैसा मैं चाहता था कि मेरी पत्नी ऐसा हो, ये तो मेरे सामने है। मैं ऐसी लड़की से तो एक तरह से कल्पना करता था कि कोई लड़की अगर मेरे से शादी करे तो उसकी शकल सूरत कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही सेम लगता था। उस लड़की ने मेरे ऊपर में ना जाने क्या कौन सा जादू किया था, मैं उस जादू में बह रहा था। मैं अपनी नज़र छुपा के उसको बड़े गौर से देखता था। जब मैं खाना खा रहा था तब भी, और बार बार कहती, ऐसा घूर के क्या देख रही हो, अरे देखो ना, दिल भर के देखो, मैं दूर थोड़ी हूँ। तब मैं अपने नज़र छुपा लेता था, शर्म से आती थी। भोजन खत्म हो चुका था, वो अपने बिस्तर पर और मैं अपने बिस्तर पर। आधी रात हो चुकी थी। तब मैं करवट बदल रहा था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और लड़की भी बार बार करवट बदल रही थी और कोई ना कोई बात अब बोलती थी। तब एक तरह से उठ गई, कहने लगी कि तुम्हें नींद नहीं आ रही ना जयपाल। मैं कहा कि नहीं, तुमने ऐसा ही मेरे साथ में न जाने किया है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तब मुस्कुरा के कहने लगी, अगर नींद नहीं आ रही है तो मेरे पास ही आ जाओ, हम एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समय भी कट जाएगा, रात भी कट जाएगी और आज तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा बात करते हुए। मैं ना चाहते हुए भी अपने बिस्तर से उठ करके और उसके पास पहुंच गया था और उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और फिर वही हुआ जो पुलिया पर हुआ था। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों पे चल रहा हूँ, शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का। एक जैसे नशा होता है ना, किसी चीज़ का नशा इंसान कर लेता है, नशे में एक तरह से अपने आप को गुम कर लेता है। वैसे ही मेरे साथ में फिर वो सब मेरे साथ में होने लगा जो मुझे अब उसके साथ करना नहीं चाहिए था। वो भी लड़की मुझसे लिपट चुकी थी और मैं भी अपने बाहें फैला दिया था। वो रात मैं आज तक नहीं भूलता। इसके बाद तो रोज़ का सिलसिला हो चुका था, जैसे हम पति पत्नी हो। अब सारा दिन मैं मेहनत करता था, बाज़ार जाना, मटन ले आना, चिकन ले आना, साफ़ करना और फिर वो जंगल में पत्तियाँ तोड़ के लाना। और पत्ती ज़्यादा पुराना हो जाए ना, अगर सूख भी जाए ना, तो उसका स्वाद आता नहीं था। तो हर बार वो पत्ती, हरा पत्ती तोड़ के लाना पड़ता था और तभी उस मसाले का स्वाद बढ़ता था। सारा मेहनत करता था और वो जो हमारी प्रेमिका थी सिर्फ रात के टाइम अब नज़र आती थी। हाँ, कुछ काम में मेरा ज़रूर मदद करती थी, मटन बनाने में, चिकन बनाने में, मसाला वगैरह में। अब हम मिल बांट के काम करते थे, लेकिन ग्राहक को अब एक तरह से सब करना, हिसाब किताब करना, पैसा लेना देना, सब कुछ मैं ही करता था। और रात को हम पत्नी पत्नी की तरह अब उसी झोपड़ी में आराम करते थे। और सही कहो ना कि पैसा भी अब आने लगा था। अब इसके बाद मेरे जो रिश्तेदार यानी बड़े भाई लोग, उनको भी पता चल चुका था कि मैं एक ढाबा खोल दिया हूँ, अब तो पैसा बरस रहा है। अपनी रोनी सूरत लेकर के पहुँच गए थे। कहने लगे, जयपाल खेती में नुकसान हो गया है, अब तो हमारे पास में पैसा भी नहीं है बीज डालने के लिए, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। अब बड़े भाई थे, अब उन्होंने मुझे कितना सताया था, भाभीयों ने कितना सताया था, सब मैं भूल चुका था। प्यार जो अपनों का मिला ना, तो मैं एक तरह से मैं अब सब कुछ पुरानी बात को भूल गया था। मैं उनकी मदद करने लगा और कभी कभी वक्त मिलता था ना, तो मैं घर भी जाता था। मैं अपने भाभीयों के लिए गिफ्ट ले जाता था और तब उनका विचार व्यवहार सब कुछ बदल चुका था। अब तो हमारी इज्जत हो रही थी घर में। इज्जत यूँ हो रही थी कि मैं उनके पैसे से मदद करता था। जो कमी बेची होती थी मेरे पास में आते थे, जयपाल अब ये सामान घर में नहीं है, बच्चे भूखे हैं, स्कूल के पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, अब बच्चों का कपड़ा नहीं है, देखो त्यौहार आ रहा, तुम्हारे भाभीयों के पास में कपड़े नहीं हैं। सब कुछ मैं ही हैंडल करता था। उस घर में इतनी इज्जत मुझे पहली बार मिल रही थी। अब मेरे भाई कहते थे कि रात को तुम वहाँ क्यों रहती है जयपाल, अब एक साइकिल ले लो, अब साइकिल से घर पर आ जाया करो। मैं मन ही मन हंसता था कि तुम ही लोग हो जो मेरी शादी नहीं करने दिया, नहीं तो मेरा आज घर बार बसा होता ना, मैं भी इस घर में रहता। मुझे ना जाने कैसी कैसी ठोकरें खानी पड़ी
और तब जाकर के एक आत्मा लड़की मिली और देखो आज वही जीवन है और देखो कितना बदल चुका है। मैं उनको कहता था कि नहीं नहीं, मेरे दुकान बिल्कुल रहना ज़रूरी है रात के टाइम, और ना तो मेरी दुकान में चोरी हो जाएगा। खैर मैं आप लोग की मदद कर रहा हूँ ना, करते रहूँगा। और तब हमारी जो भाभियाँ थी जो मेरी शादी नहीं करा रही थी, आखिरकार अब हमसे प्यार से मोहब्बत से बोलने लगी कि देवर जी देवरानी लाओ। मैं मन ही मन जल जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे अब वो हम पर दबाव बनाने लगी कि देखो अब देवर जी आपका उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 30 साल का हुआ है और मैं आपकी शादी अपने अब एक दूर के रिश्तेदार से कराना चाहती। वो भी जान चुकी थी कि हमारे पास पैसा तो बरस रहा है, पैसा का कोई कमी नहीं है। और आखिरकार भैया के दबाव, आप नहीं माना तो अब गांव के लोगों को दबाव कि क्यों नहीं शादी करेगा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अब 30 साल का हुआ, कौन सा बूढ़ा हो गया है, शादी करना पड़ेगा। आखिरकार दबाव के आगे मुझे झुकना पड़ा। और तब ये बात मैं उस प्रेतात्मा लड़की से बताया। हाँ, कुछ पल के लिए उसके चेहरा जो था ना बुझ गया था। अब फिर मुस्कुरा के कहने लगी, अरे करो ना, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ, मुझे तो खुशी होगी, मैं तुम्हारी शादी में चलूँगी, मैं पास से जाकर देखूंगी तुम्हें दूल्हा बनते हुए। मुस्कुराने लगी थी, लेकिन मैं दिल में अगर झांक सकता ना उसके, तो मैं जरूर झांकता कि उसके दिल पर उस टाइम क्या गुजर रही होगी। थी तो वो प्रेतात्मा, लेकिन उसके अंदर भी शायद पहले दिल रहा होगा और वो धड़कता होगा। मैं अब दिल में एक तरह से कहूँ ना कि मैं रोता था। वो कैसे अपने दिल पर पत्थर रख करके मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखना चाहती हूँ। आखिरकार शादी तय हो चुका था। तय समय पर अब मेरी बारात भी जाने वाली थी और सही कहूँ ना, उस लड़की का मुझे इंतज़ार था। रात हो चुकी थी, बारात अब हमारी अब दरवाजे पहुँच गई थी जहाँ जिस लड़की से शादी होना था जिस गांव में, लेकिन मैं उस लड़की को देख नहीं पा रहा था। मेरी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थी कि कहीं तो नज़र आएगी, कहीं तो नज़र आएगी। उसने खुद बोला था कि मैं तुम्हें दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी, वो नज़र नहीं आई। मैं अब क्या कहूँ, उस टाइम मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। वही तो मेरी एक दोस्त थी, प्रेमिका थी, आज वो नहीं आई। बहुत बुरा मुझे महसूस हो रहा था। आखिरकार जो भी होना था अब हो रहा था, शादी की रस्में हो रही थी, लेकिन मेरी नज़रें उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन ना तो वो मंडप में दिखाई दी, ना दरवाजे पर, ना शमियाने के अंदर में। आखिरकार मैं शादीशुदा हो चुका था और जो मेरी पत्नी थी अब ठीक ठाक थी, खूबसूरत थी, जो होना चाहिए था, लेकिन मैं उस प्रेतात्मा लड़की को रात में देख नहीं सका। खैर अब मेरी पत्नी विदा हो चुकी थी, मैं अपने अब घर पहुंच चुका था। वही घर जो कभी दुत्कार करके आप रुखी सूखी रोटी देते थे, आज हमारे लिए वो पलके बिछाए हुए थे। सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब मेरी पत्नी आ गई, सब कुछ हो गया और एक आध दिन तो हमारा ढाबा जरूर बंद रहा। और इसके बाद जब मैं ढाबे पहुंचा कि चलो अब ढाबे पे चला जाए, उस लड़की से मिला जाए, अब अपना काम शुरू किया जाए। सारा सामान रेडी करके शाम के टाइम अब मैं उस लड़की के इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो लड़की नहीं आई। मैं इंतज़ार करता रहा कि ज़रूर आएगी। अब ढाबा 2 दिन से बंद होगा ना, तो कहीं ना कहीं चली गई होगी। रात 11 बज चुका था और मैं कहूँ ना कि मटन निकाल करके और उसके लिए ढक कर रखा हुआ था कि ना जाने वो भूखी आएगी, अब आते ही खाना मांगेगी। अब इसके बाद में थका हुआ था, दिन भर के अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली ना, तो मटन वैसे के वैसे पड़ा था, उसको कोई छुआ तक नहीं था। बड़ा निराशा हुई थी। और इसके बाद कहूँ ना, उस लड़की का कभी भी मेरे पास नहीं आई, ना उसका दर्शन हुआ। हाँ, कुछ दिनों तक मैं ज़रूर उसको ढूंढता रहा। कभी शाम के टाइम जब भी फुर्सत होती थी तो मैं इधर उधर, कभी नदी किनारे, कभी शमशान की तरह जाता था। लेकिन शमशान के अंदर में मैं कहता था ना कि भूत प्रेत मुझे दिखाई देते थे, लेकिन अब मुझे भूत प्रेत नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि उस शमशान का मामला था। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं था। मुझे अब कब दिखाई देता था मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा कि शायद अब मेरे देखने का अब जो नज़र है ना इस टाइम में नहीं है, ना जाने कब आएगी।
मैं 1 महीना तक उस लड़की का इंतज़ार किया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। हाँ, इसके बाद लड़की को भूला नहीं। मैं कहूँ ना कि हर रात उस लड़की को इंतज़ार करता था 11 बजे तक। और इसके बाद मैं होटल पर रुकता नहीं था। जब वो नहीं तो मैं किसके लिए रुकूं। होटल अब एक तरह से मैं जो कच्चा पक्का था और उसको सही ढंग से बना दिया था। अब तो उसमें दरवाजे सही ढंग के लगा दिया था ताकि चोर उचक्का भी नहीं आ सके। रात को ताला मारता था और साइकिल मैंने ले लिया था और इसके बाद सीधा अपना घर आ जाता था। और इस बात को अब तो बहुत साल हो चुका है। आज भी उसके लिए मुझे उतना ही प्यार है, लेकिन वो लड़की शादी होते ही ना जाने क्यों बदल गई। अब भूल करके अब मेरे पास में नहीं आई थी, लेकिन उसने एकदम पक्का वादा किया था कि जयपाल, मैं तुम्हें शादी में आऊँगी और मैं तुम्हें दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। लेकिन वो आई नहीं, या क्या पता कि आई हो। वो एक तरह से जादुई लड़की थी और वो कुछ भी कर सकती। वो उस टाइम सारी मेरी नज़रें अब उसको देख नहीं पाई हो। क्या पता मेरे बगल में हो, मेरे बगल में हाथ रखी हो और मैं उसको महसूस नहीं किया हो। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो अपना वादा कभी तोड़ नहीं सकती। वो ज़रूर आई होगी। अब शायद मेरा देखने का जो नज़रिया था ना, वो बदल गया है। अब मुझे भूत प्रेत नहीं दिखाई देते। शायद इसी वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो वो कच्चा वादा करने वाली लड़की कभी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जयपाल जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है। इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मैं कल इसी चैनल पर मिलता हूँ, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।